बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग, उसके बाद लंग्स के अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एज वेल एज एक्सहेल्ड एयर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये ब्रीदिंग क्या है, सांस लेने का अमल। ये देखिएगा, सांस अंदर लिया, सांस बाहर निकाल दिया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि क्या हो सके, गैसियस एक्सचेंज हो सके, गैसों का तबादला हो सके। मेरा बेटा, गैसेस कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। हम बॉडी के अंदर जो गैस लेकर आते हैं वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और बॉडी से जो बाहर निकालते हैं वो मेन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बेटा ब्रीदिंग की वजह से, सांस लेने के अमल से। मैं आपको बता चुका हूं कि सांस लेने का अमल बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन। ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, आपके शऊर के अंदर नहीं है, याद रखिएगा। ये गैर शऊरी अफाल है, इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि आपका ब्रेन ही इसको क्या कर रहा है? कंट्रोल। आप अपनी खुद ब खुद अगर सांस लेने की कोशिश करें तो आप 5 से 6 दफा सांस लेंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे। इसी तरह से अगर आप सांस रोक के रखें तो आप 1 से 1.5 मिनट तक रोक के रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी आपको मजबूर करेगी कि क्या करो, सांस लो। हाँ, अगर आप 1 से 2 मिनट से ज्यादा करेंगे तो फिर आपको पता है क्या हो सकता है कि अगले दिन जो है ना, वो चावल ही खा रहे होने, पता चल जाएगा कि जनाब जी वो बंदा सांस रोक ही रखा था और उसके बाद अभी दुनिया में ही नहीं है। क्योंकि इससे क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, सेल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, एटीपी बनाते हैं। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ होगी और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। ओके, उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है मेरा बेटा, ये 2 स्टेप्स के अंदर है। सबसे पहले है इनहेलेशन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है हवा को अंदर लेकर जाना। हवा में क्या कौन सी खास गैस है? ऑक्सीजन गैस है। इसको हम अंदर लेकर जाते हैं बेटा। इसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? सबसे पहला है इंटरकोस्टल मसल। अब जी ये कौन से मसल है? इंटरकोस्टल मसल। हाँ जी, ये जो पसलियों के पट्टे हैं ना, रिब केज की, आपने सरगोदा से हैं तो आपने सुना होगा तुफैल की चांपें। अगर आप किसी और जगह से भी हैं तो आपने चांपों के बारे में, मटन की चांपें सुनी होगी। वो जो चांपें हैं, पसलियों के ऊपर वाला गोश्त होता है मेरा बेटा, जो हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं, ये होते हैं इंटरकोस्टल मसल। बेटा ये क्या करते हैं? इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो चेंज आता है वो कौन सा है कि रिब केज जो होता है आपके पास, रिब केज वो मूव करता है अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ निकलता है, एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये मेरी चेस्ट है, रिब केज है। ये देखिएगा क्या हुआ, जब मैंने भर के सांस लिया तो मेरी चेस्ट बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जो है ना वो आई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से जो चेस्ट का वॉल्यूम है, रिब केज का जो वॉल्यूम है मेरे बच्चों, वो क्या कर जाता है? वॉल्यूम आप इसको बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम। प्रेशर जो है लंग्स के अंदर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। और जब ये प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर आती है। ये तो हो गया इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। लेकिन इसमें एक और चीज भी रोल प्ले कर रही होती है, उसका नाम क्या है? डायाफ्राम। पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, डायाफ्राम। डायाफ्राम वही मस्कुलर शीट है मेरा बच्चा। जब आप सांस लेते हैं तो पहले ये क्या होती है? इस तरह से डोम लाइक होती है। जब आप सांस लेते हैं तो ये भी नीचे हो जाती है, लेस डोम लाइक, जिसकी वजह से मेरा बेटा क्या होता है? चेस्ट का वॉल्यूम और बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये डायाफ्राम है। ये जो मेरे हाथ है ना, ये ऐसे इस जगह पर क्या है? डायाफ्राम है। ऐसे ये डायाफ्राम है। अभी मैंने क्या किया? सांस लिया। जब सांस लिया तो डायाफ्राम नीचे हो गया। जब डायाफ्राम नीचे हुआ तो यहाँ पर ये जगह जो है वो बढ़ गई और लंग्स को और जगह मिल गई कि वो बाहर से क्या ले सके? ऑक्सीजन ले सके। जब वो ऑक्सीजन लेंगे तो मेरा बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने इंटरकोस्टल मसल। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ, 10th क्लास के स्टूडेंट्स याद रखिएगा,
रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे रिब बाहर और अपवर्ड निकलेंगी। डायाफ्राम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लेस डोम लाइक हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली कंडीशन हो जाएगी। ये वाली जो नीचे मैंने बना रखी है, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। दूसरा है एक्सहेलेशन। एक्सहीलेशन यानी कि सांस का बाहर निकालना। अब ये सारा प्रोसेस इसके उल्ट होगा। कैसे? जो इंटरकोस्टल मसल है, मैं यहां पर लिखूंगा इंटरकोस्टल मसल, ये क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। उसके रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा कि जो रिब केज है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, जब लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा तो सांस ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो मूव करेगी किधर बेटा, आउट, आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या, इसने क्या किया है, ये प्रेशर जो है वो बढ़ाया है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली गैसेस जो है वो बाहर निकल आएंगी। यहां पर हमारे पास दूसरा जो है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम के साथ क्या होगा, अब डायाफ्राम जो है वो ऐसे डोम लाइक हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहले कैसे था, ऐसे था, तो अब ऐसे हो जाएगा डोम लाइक। इससे क्या होगा कि अंदर वाला जो था ना वॉल्यूम वो और कम होगा और गैसेस जो है वो बाहर आ जाएंगी। ये फॉर एग्जांपल यूं था जब हमने सांस लिया हुआ था। ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैं सांस ले रहा हूं मेरे हाथ नीचे जा रहे हैं, डायाफ्राम नीचे जा रहा है। ठीक है, जब सांस निकाला तो डायाफ्राम दोबारा से किधर आ गया, ऊपर। इससे क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा तो गैसेस जो है वो आसानी से बाहर आ गए। उसके बाद आता है रेट ऑफ ब्रीदिंग। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मली हम तकरीबन 16 से 20 टाइम सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये जंपिंग जैक्स कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, तो जरा मैंने जब उसको स्पीड अप किया तो क्या हुआ, मेरे मसल्स ने ज्यादा काम करना शुरू किया। जब मसल्स ने ज्यादा काम करना शुरू किया तो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो मसल्स ने किधर छोड़ दी, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर मेरा बेटा क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं लिख देता हूं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। इस लेवल को हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सेंटर है। रेस्पिरेटरी सेंटर किधर होता है आपको पता होना चाहिए, ब्रेन के अंदर। रेस्पिरेटरी सेंटर है किधर बेटा, ब्रेन के अंदर, और ये उसको डिटेक्ट करता है। और इंटरकोस्टल मसल्स प्लस डायाफ्राम को ये क्या करता है, मैसेज देता है कि ये क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करें, जिससे क्या हो सकता है, ब्रीदिंग का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये कितना बढ़ता है प्यारे बच्चों, ये 20 से, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज में ये तकरीबन 20 से 40 जो है ना टाइम्स होता है 1 मिनट के अंदर, पर मिनट के अंदर। ठीक है, 20 से 40 दफा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हमें सांस चढ़ जाता है। ये सिचुएशन होती है, क्यों? क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेल्स ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है वो ब्लड में आती है, ब्लड में जो है ना वो हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है और फिर हमारे मसल्स को, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को मैसेज देता है कि वो कंटिन्यूसली क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करें, जिससे क्या हो, ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाए। उसके बाद आता है बेटा ब्लड सर्कुलेशन इन द लंग्स। लंग्स को ब्लड कहां से मिलता है? ठीक है, आपको मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं बेटा। ये आपका है हार्ट, ये क्या चीज है, हार्ट। इंशाल्लाह आपको सर्कुलेशन के अंदर ये सारा टॉपिक सही से समझाऊंगा। हार्ट से एक नाली जाती है लंग्स के पास, इस नाली का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि लंग्स से क्या होना है, ब्लड को तो लेना है बेटा। अच्छा जी, ये आर्टरी है। अब यहाँ पे ये आर्टरी क्या करती है, डिवाइड करती है और छोटी छोटी आर्टरीज बनाती है। दीज आर कॉल्ड आर्टरियोल्स। ये आर्टरियोल्स फिर मजीद डिवाइड करती हैं तो ये क्या बनाती हैं बेटा, ये आपके पास क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, ओके। और ये कैपिलरीज जो हैं फिर आपस में मिलती हैं और यहां से क्या होता है, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है,
कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको ऐसे, तो यहाँ से बड़ी बड़ी जो है ना वो क्या बनती हैं, वेन्यूल्स और वेन्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। और ये जब वेन्स और वेन्यूल्स बनते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और इधर से फिर बेटा बेटा क्या होता है, ये आपके पास लंग्स हैं, ये क्या हैं, लंग्स। तो याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाती है, आर्ट्रियोल, और वो आर्ट्रियोल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कैपिलरीज, ठीक है बेटा। ये आर्ट्रियोल्स हैं, आर्ट्रियोल्स ये वाले। जब ये डिवाइड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कैपिलरीज, ब्लड की छोटी छोटी जो है वो नालियां होती हैं। जब ये कैपिलरीज मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स। और जब ये वेन्यूल्स मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। याद रखिएगा, ये जो वेन दिल से, दिल की तरफ आ रही है, कहाँ से, लंग्स से बेटा। ये जो वेन लंग्स से दिल की तरफ आ रही है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। पूरी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो वेन्स होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, सिवाय इनके। ये जो लंग्स की तरफ जा रही हैं, ये कौन सी है बेटा, आपके पास पल्मोनरी आर्टरी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डिवाइड होती हैं, आर्ट्रियोल बनाते हैं, और फिर मेरा बेटा वो डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं। ये कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं, वेन, फिर वेन बनती है। ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा फिर किसको दे देती है, हार्ट को दे देती है। तो इस तरह से जो आपके पास लंग्स है उधर तक जो है वो ब्लड को पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और वहां से जो ब्लड वापस आएगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मेरे ख्याल में अब आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये गैसियस एक्सचेंज होता किस लेवल पर है, ये बेटा ये गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई के लेवल पर। ये आपके पास एल्वुलाई है, और इस एल्वुलाई में ये आपके पास क्या थी बेटा, ये आपके पास था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये डिवाइड हुआ तो इसने क्या बनाई, ये कैपिलरीज बनाई। क्या बनाई, कैपिलरीज। और बेटा यहाँ से ये ब्लड कैसे होके निकला, इस के ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके निकला। इसका मतलब ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वुलाई को दिया जाता है, दरमियान में से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, इसी तरह से ऑक्सीजन ब्लड में आती है, और ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को दे दी गई, और एल्वुलाई से कौन सी गैस ले ली गई, ऑक्सीजन, जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के बजाय क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। वो हवा जो हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, इनहेल्ड एयर होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 21% बेटा। जब यही हम बाहर निकालते हैं, ये देखिएगा, मैंने सांस लिया बाहर से, 21% ऑक्सीजन मेरे लंग्स में गई, 5% मेरी बॉडी ने इस्तेमाल कर ली, जो बाहर निकली बेटा वो कितनी थी, 16%। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 0.04%। ये मैं जब इनहेल करता हूँ, इनहेल किया तो कितनी थी, 0.04% मेरे जो है वो लंग्स के अंदर गई, और जो वापस आई बेटा वो कितनी थी, 4%, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन जो है वो 79% होती है, और निकलती भी जो है वो कितनी है, 79%। वाटर वेपर्स जो है वो आपके पास वेरिएबल होते हैं। मतलब वेरिएबल से क्या मुराद है, गर्मियों में काम सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। जब वो निकलते हैं तो मेरा बेटा जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, याद रखिएगा। टेम्परेचर वेरिएबल होता है, जब हम बाहर निकालते हैं तो एज लाइक बॉडी, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक ही मेरा बेटा हो जाता है। डस्ट पार्टिकल भी वेरिएबल होते हैं, हम कैसे माहौल के अंदर निकलते हैं, तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होता। याद रखिएगा, तकरीबन पूरे दिन में हम आधा लीटर पानी जो होता है वो वाटर वेपर्स के जरिए से निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सर्दियों में ऐसे करते हो तो धुआं सा निकलता है, आप बच्चों को कहते हो कि देखो मेरी बॉडी से धुआं निकल रहा है, या आप क्या करते हो, मोबाइल को ऐसे करते हो और फिर इस तरह से क्या कर लिया, साफ कर लिया, होता है, मैंने कई लोगों को देखा है। और इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब शीशे के पास जाते हैं ऐसे करते हैं और फिर ऊपर अपना नाम वगैरह लिख रहे होते हैं, वो वाटर वेपर्स ही होते हैं बेटा, जो आपके सांस से निकलते हैं। तो एक दिन में तकरीबन हम 1/2 लीटर जो वाटर होता है वो अपने सांस के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।